इतिहास में ना एक पैटर्न बार बार दोहराता है। जब भी कोई बहुत बड़ा साम्राज्य टूटता है तो उसकी राख से समझिए नई शक्तियां जन्म लेती हैं। आज हम इसी पैटर्न को समझेंगे, और वो भी मालवा सल्तनत की बेहद दिलचस्प कहानी के जरिए। तो सवाल यही है कि आखिर होता क्या है जब एक इतना बड़ा, इतना ताकतवर साम्राज्य बिखर जाता है। जो पावर वैक्यूम बनता है, उस खालीपन में क्या होता है। देखिए, इतिहास हमें बताता है कि यह सिर्फ अफरा तफरी या अराजकता का दौर नहीं होता, नहीं, बल्कि ये मौकों का, अवसरों का दौर भी होता है। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। कल्पना कीजिए 14वीं सदी का बिल्कुल आखिरी दौर है। दिल्ली सल्तनत, एक ऐसा साम्राज्य जिसका कभी पूरे उपमहाद्वीप पर दबदबा था, अब कमजोर पड़ रहा था, अपनी पकड़ खो रहा था। और इसी विशाल साम्राज्य के लगभग दिल में बसा था एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक, एक बहुत ही अहम सूबा, मालवा। तो सवाल है कि यह पतन हुआ कैसे। देखिए, इसकी शुरुआत हुई 1388 में, जब फिरोज शाह तुगलक की मौत हुई। इसके बाद तो जैसे दिल्ली की गद्दी पर कमजोर शासकों की लाइन ही लग गई। और नतीजा ये हुआ कि जो अमीर थे, जो नोबल्स थे, उन्होंने बगावत शुरू कर दी। शाही खजाना एकदम खाली हो गया और देखते ही देखते दिल्ली का अपने दूर दराज के सूबों पर से कंट्रोल लगभग खत्म हो गया। और ये जो लाइन है ना, ये उस दौर की सच्चाई को एकदम सटीक तरीके से बताती है। हुआ ये कि जैसे ही सेंटर में यानी दिल्ली में बैठे बादशाह कमजोर पड़े, सूबों में तैनात जो ताकतवर और महत्वाकांक्षी गवर्नर थे, असल में वही असली पावर बन गए। और इन्हीं महत्वाकांक्षी गवर्नरों में से एक का नाम था दिलावर खान कोरी। उन्हें तुगलक शासकों ने ही मालवा का गवर्नर बनाया था। पर उन्होंने दिल्ली की कमजोरी को एक गवर्नर की नजर से नहीं देखा, नहीं, बल्कि एक राजा की नजर से देखा। उन्होंने इसे एक बहुत बड़े मौके के तौर पर देखा। तो दिलावर खान ने किया क्या? बहुत सिंपल। जैसे जैसे दिल्ली की पकड़ ढीली पड़ती गई, उनकी अपनी ताकत बढ़ती गई। वो एक आजाद शासक की तरह ही काम करने लगे थे। और फिर साल 1401 में उन्होंने वो कदम उठाया जिसने इतिहास को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने मालवा को एक इंडिपेंडेंट, एक आजाद सल्तनत घोषित कर दिया। अब यहां एक बहुत ही मजेदार बात है। मालवा की आजादी किसी खूनी जंग या बगावत से नहीं आई थी। इसे कहते हैं पीसफुल एडमिनिस्ट्रेटिव सेसेशन या शांतिपूर्ण प्रशासनिक अलगाव। इसका मतलब सीधा सा है, पावर जो है वो बहुत शांति से एक अपॉइंटेड गवर्नर के हाथ से एक आजाद सुल्तान के हाथ में चली गई। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। ठीक है, तो सल्तनत की घोषणा तो हो गई, ऐलान हो गया। पर कोई भी राज्य सिर्फ ऐलान करने से तो नहीं बन जाता है ना। उसे चलाने के लिए, उसे स्टेबल बनाने के लिए एक मजबूत बुनियाद की जरूरत पड़ती है। तो अब सवाल यह है कि मालवा के सुल्तानों ने ये बुनियाद, ये नींव आखिर रखी कैसे? उन्होंने अपने राज्य को 4 मजबूत पिलर्स, 4 स्तंभों पर खड़ा किया। पहला, एक ऐसी राजधानी जो किले की तरह सुरक्षित हो। दूसरा, एक प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कुशल प्रशासन। तीसरा, एक ऐसी इकोनॉमी जिसके 2 सोर्स हों। और चौथा, पूरे इलाके को कंट्रोल करने के लिए किलों का एक नेटवर्क। चलिए एक एक करके इन चारों को जरा करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजधानी की, और इसके लिए चुना गया मांडू को। मांडू कोई आम शहर नहीं था। ये विंध्य के पठार पर एक नेचुरल फोर्ट्रेस, एक कुदरती किला था। सोचिए, चारों तरफ से गहरी खाइयां और ऊंची ऊंची चट्टानें, जिस पर हमला करना लगभग नामुमकिन था। तो ये सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं थी, ये ताकत का एक सिंबल भी था। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पर। इसके लिए उन्होंने दिल्ली सल्तनत का जो टेस्टेड फारसी मॉडल था, उसे ही अपनाया। मतलब सबसे ऊपर सुल्तान और उसकी मदद के लिए एक पूरी टीम। वजीर, जो एक तरह से चीफ मिनिस्टर था, दीवान, जो फाइनेंस देखता था, और काजी, जो जस्टिस यानी न्याय का हेड था। लेकिन ये सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं था, ये बहुत स्मार्ट मूव था। उन्होंने इस बाहर से लाए गए सिस्टम को लोकल ज़रूरतों के हिसाब से ढाला। उन्होंने क्या किया? जो लोकल राजपूत सरदार थे, उनका सहयोग लिया। ज़मीन पर जो उनके पुराने अधिकार थे, उनकी इज्जत की। और इसी समझदारी की वजह से उन्हें लोकल सपोर्ट मिला, जिससे सल्तनत में स्टेबिलिटी बनी रही। अच्छा, अब बात करते हैं पैसे की, जो किसी भी राज्य की जान होती है। मालवा की इकोनॉमी के आप कह सकते हैं 2 मजबूत पहिए थे। पहला तो था जमीन की दौलत। मालवा का पठार खेती के लिए बहुत अच्छा था। गेहूं, कपास, दालें खूब पैदावार होती थी। और दूसरा था लोकेशन का फायदा। मालवा गुजरात, नॉर्थ इंडिया और दक्कन को जोड़ने वाले बहुत ज़रूरी ट्रेड रूट्स पर पड़ता था।
और चौथा और आखिरी पिलर था कंट्रोल। देखिए, उस दौर के भारत का एक सीधा सा नियम था, जिसका किलों पर कब्जा उसी का इलाके पर राज। तो मांडू और चंदेरी जैसे जो किले थे वो सिर्फ मिलिट्री बेस नहीं थे, नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स कलेक्शन के भी बड़े सेंटर हुआ करते थे। तो इस तरह मालवा सल्तनत एक स्टेबल और प्रॉस्पेरस यानी एक स्थिर और समृद्ध राज्य बना। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, इसका भी एक आखिरी चैप्टर था, जिसमें संस्कृति भी थी, संघर्ष भी था और आखिरकार अंत भी। देखिए, जब स्टेबिलिटी और पैसा आता है तो आर्ट और कल्चर भी खूब फलते फूलते हैं। दरबार में फारसी भाषा और लिटरेचर की गूंज सुनाई देने लगी। सुल्तानों ने विद्वानों को, शायरों को, संगीतकारों को, सबको शाही संरक्षण दिया। और आर्किटेक्चर, उसमें तो फारसी और भारतीय स्टाइल का एक ऐसा कमाल का फ्यूजन हुआ जिसकी मिसालें आज भी मांडू के जहाज महल और हिंडोला महल में जिंदा हैं। लेकिन मालवा की ये तरक्की अकेले में नहीं हो रही थी। उसके चारों तरफ गुजरात सल्तनत और राजपूत राज्यों जैसे ताकतवर पड़ोसी भी थे। और नतीजा ये कि ट्रेड रूट्स और जमीन पर कब्जे को लेकर इनके बीच लगातार जंगें होती रहती थीं। और इतिहास का एक नियम तो कभी नहीं बदलता, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। बाहर से लगातार लड़ाइयां और अंदर से बढ़ती हुई अस्थिरता, इन दोनों चीजों ने मिलकर सल्तनत की नींव को धीरे धीरे खोखला करना शुरू कर दिया। और फिर आया साल 1561। इतिहास का पहिया एक बार फिर घूमा। उस वक्त की अगली बड़ी ताकत यानी मुगल साम्राज्य ने अकबर की लीडरशिप में कमजोर हो चुकी मालवा सल्तनत को जीत लिया और उसे अपने विशाल साम्राज्य में मिला लिया। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है, सार क्या है? मालवा सल्तनत का उदय किसी एक वजह से नहीं हुआ था, बल्कि ये सही समय पर सही चीजों का एक परफेक्ट मिक्सचर था। क्या क्या था इसमें? दिल्ली की कमजोर होती ताकत, एक काबिल और होशियार लीडर, मजबूत किले और एक आत्मनिर्भर इकोनॉमी। और ये कहानी हमें आज के लिए एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये जो उठने और गिरने का चक्र है ना, ये सिर्फ इतिहास की किताबों तक ही सीमित नहीं है। जरा सोच कर देखिए, क्या आज की दुनिया में भी ऐसी कोई कंपनी या कोई देश है जिसका वजूद ही इसलिए है क्योंकि कोई पुरानी बड़ी ताकत कमजोर पड़ गई या बिखर गई?